जाने खुद को। बिल्कुल चुपचाप बैठकर सिर्फ अपने बारे में ही सोचें। कोशिश करें कि दूसरे या सब कहीं भी उस आत्मचिंतन के बीच में ना आए। इससे दो फायदे होंगे। एक तो हम अपने को जान सकेंगे कि हम स्वयं क्या है, जो दूसरों के बारे में सब कुछ जानने का दम रखते हैं। दूसरे हमारे उस हस्तक्षेप में से दूसरों की रक्षा होगी। जिसके प्रतिक्षण मौजूद रहते हैं वे अपने बारे में न तो संतुलित ढंग से सोच पाते हैं न सक्रिय हो पाते हैं। दूसरों की सोच समझ में भी उतना ही भरोसा रखें जिनमें हमें अपनी सोच समझ में है। हर एक के प्रति हमारे मन में सहज सकारात्मक स्वीकृति का भाव होना चाहिए। दूसरा अन्य नहीं, अंतमय है, हमारे ही प्रतिरूप, हमसे अलग या भिन्न नहीं। तो यहाँ पर लेखक जी कह रहे हैं कि हमें अपने आप को यानी जाने खुद में लेखक खुद को लेखक कहना चाहते हैं कि हमें अपने आप को समझना बहुत जरूरी है। बिल्कुल चुपचाप बैठकर अपने बारे में सोचना चाहिए। कोशिश करें कि दूसरे या सब कहीं भी उस आत्मचिंतन के बीच ना आए। यानी हमें अपने आप को समझने के लिए एक शांत जगह पर बैठकर अपने बारे में सोचना चाहिए। इससे दो फायदे होते हैं। एक तो हम अपने आप को जान सकेंगे और हम स्वयं क्या है और दूसरों के बारे में कुछ जानने का दम क्या रखते हैं, तो इसके बारे में भी हमें पता चलेगा। दूसरे हमारे उस हस्तक्षेप में दूसरों की रक्षा होगी, जिसके प्रतिक्षण मौजूद रहते अपने बारे में न तो संतुलित ढंग से सोच पाते हैं न सक्रिय हो पाते हैं। यहाँ पर लेखक जी कहते हैं कि यदि दूसरे हम जब अपने आप पर सोच रहे हैं और यदि दूसरे आकर उसमें हस्तक्षेप करेंगे तो ना तो हम हमारे बारे में सोच पाएंगे और न ही सक्रिय हो पाएंगे। दूसरों की सोच समझ में भी उतना ही भरोसा रखे जिनमें हमें अपनी सोच समझ में है। यानी कि हमें दूसरों के विचारों और दूसरों की सोच में भी उतना ही भरोसा रखना चाहिए जितना कि हम उन्हें समझ पाएंगे। हर एक के प्रति हमारे मन में सहज सकारात्मक स्वीकृति का भाव होना चाहिए। दूसरा अन्य नहीं, अंतमय है, हमारी ही प्रतिरूप, हमसे अलग या भिन्न नहीं। यहाँ पर लेखक कहते हैं कि हमें हमारे प्रति मन में दूसरों के प्रति भी सकारात्मक स्वीकृति का भाव होना चाहिए। और दूसरा अन्य नहीं, अंतमय है, हमारे ही प्रतिरूप है, हमसे अलग या भिन्न नहीं है। यानी हम सब एक समान है, हमसे कोई भी अलग नहीं है, यह भाव हमारे मन में होना चाहिए। सिर्फ मनुष्य होते। हाँ, और यह जो डायरी थी वह 12 नवंबर 1998 में लिखा है। सिर्फ मनुष्य होते। कुछ लोग सोचते होंगे कि आखिर यह क्यों होता है। कैसे होता है कि आदमियों में ही कुछ आदमी बाघ, भेड़िए, लकड़बग्घे, सांप, तेंदुए, बिच्छू, गोजर वगैरह की तरह होते हैं और कुछ आदमी गाय, बकरी, भेड़, तितली वगैरह की तरह। ऐसा क्यों नहीं होता कि जिस तरह सारे बाघ केवल बाघ होते हैं और कुछ नहीं, या जैसे सारी गायें केवल गायें होती है और कुछ नहीं, उसी तरह सारे मनुष्य केवल मनुष्य होते हैं और कुछ नहीं। तो यहाँ पर लेखक जी ने एक प्रश्न उपस्थित किया है कि जब हम सोचते हैं कि मनुष्य या आदमियों में हम अनेक प्रकार के, यानी मनुष्य जो प्राणी है तो उसमें ही भी अनेक प्रकार के स्वभाव के कारण वह प्राणी के मात्रा से तुलना की जा रही है। यानी बाघ, भेड़िए, लगड़बग्घे, सांप, तेंदुए, बिच्छू, गोजर वगैरह की तरह होते हैं। कुछ आदमी गाय, बकरी, भेड़, तितली वगैरह की तरह। यानी लेखक जी का कहना है कि आदमी प्राणियों के समान कैसा क्यों वर्तन करता है, क्यों उनकी तरह उसकी सोच होती चली जा रही है। मनुष्य को मनुष्य की तरह सोचना चाहिए और कुछ नहीं। तो यहाँ पर जैसा कि बताया, एक कवि ने बड़ी अच्छी बात लिखी है कि मनुष्य को मनुष्य की तरह ही जीना चाहिए। लेकिन आज के जमाने में मनुष्य मनुष्य से अलग होते जा रहा है। मनुष्य के विचार प्राणियों के जैसे होते जा रहे हैं। लेकिन लेखक जी का मानना है कि मनुष्य को अपना जीवन मनुष्य की तरह ही जीना चाहिए, उसके विचार मनुष्य की तरह ही होने चाहिए। यहाँ पर कवि ने बड़ी अच्छी पंक्तियां लिखी है कि विचार लोक मर्त्य हो, न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यो मरो की
विचार लोक मर्त्य हो न मृत्यु से डरो कभी मरो परंतु यो मरो की याद जो करे सभी हुई न सु मृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए है। यहाँ पर इन पंक्तियों में कहा गया है कि मनुष्य को मनुष्य की तरह ही जीवन जीना चाहिए। तो आगे हम देखते हैं कि लुका छिपाकर जीना। पहली जो डायरी थी वह 7 अगस्त 1999 में लिखी गई। लुका छिपाकर जीना। मुझे जीवन को सहज और खुले ढंग से जीना पसंद है। चीजों को लुका छिपाकर, बातों और व्यवहार को रचा बसाकर जीना सख्त नापसंद है। वह चारित्रिक बेईमानी है जिसे हम व्यवहार कुशलता का नाम देते हैं। इसके पीछे आत्मविश्वास की कमी झलकती है कि कई लोग हमारी असलियत को न जान जाए। आखिर ये वह असलियत इतनी गंदी और धूर्त क्यों है कि उसे छिपाना जरूरी लगे। तो यहाँ पर लेखक जी कहते हैं कि मुझे जीवन को सहज और सरलता से खुले ढंग से जीना पसंद है। चीजों को छुपाकर, बातों और व्यवहारों को रचा बनाकर कुछ भी बताना, यह लेखक जी को सख्त नापसंद है। यानी उससे इन सब चीजों से लेखक जी को नफरत है। वह चारित्रिक बेईमानी जिसे हम व्यवहार कुशलता का नाम देते हैं, इसके पीछे आत्मविश्वास की कमी झलकती है और असलियत को छुपाना भी पड़ता है। आखिर वह असलियत इतनी गंदी और धूर्त क्यों हो जिसे छिपाने की जरूरत आन पड़े। तो यह डायरी 4 जनवरी 2001 की। आगे देखते हैं हम जीने का अर्थ। बुढ़ापे का केवल एक यही अर्थ नहीं है कि जीवन के कुछ कर्म वर्ष बचे हैं। यह तथ्य तो जीवन के किसी खंड पर भी लागू हो सकता है। बचपन, यौवन, बुढ़ापा। खास बात है, जो भी वर्ष बचे हैं, जब तक जीवित और चैतन्य हूँ, जिंदगी को क्या अर्थ दे पाता हूँ या अपने लिए उससे क्या पाता हूँ, ऐसा कुछ जिसका सबके लिए कि कोई महत्व है। लगभग इसी अर्थ में ही मैं साहित्यिक चेष्टा और जीवन चेष्टा को अपने लिए अविभाज्य पाता हूँ। तो यहाँ पर जीने के अर्थ के बारे में लेखक जी कह रहे हैं कि क्या या जब बुढ़ापा आता है तो लोग केवल यह सोचते हैं कि जीवन में अभी जो भी कुछ वर्ष बचे हैं, यानी जब तक मैं जिंदा हूँ, तो वह कर्म करने के वर्ष बचे हैं। वह तथ्य तो जीवन के किसी भी खंड पर भी लागू हो सकता है। यानी कर्म करने का कर्म करने का जो वर्ष है, वो तो जीवन के किसी भी खंड पर लागू हो सकता है, यानी कि बचपन, यौवन, बुढ़ापा। खास बात है कि जो भी वर्ष बचे हैं, जब तक जीवित रहना है, चैतन्य से रहना है, जिंदगी को अर्थ देना है, और उससे क्या पता कि कुछ लोगों के लिए हमारे जीवन का एक महत्व भी बन सकते हैं। तो यानी कर्म तो करने ही है। इसलिए महाभारत में भी श्री कृष्ण जी ने भगवान जी ने कहा है कि कर्मण्यवाधिकारस्य मा फलेषु कदाचन। तो यानी जिंदगी के हर मोड़ पर, यानी बचपन, यौवन, बुढ़ापा, हर जीवन के मोड़ पर कर्म तो करते ही रहने हैं और निष्काम कर्म करते रहने हैं। और हमें हमारे जीवन के जो बचे वर्ष है, यानी बुढ़ापे के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है, तो हमारे जीवन के जो वर्ष बचे हैं, तो हमें यह ध्यान में रखना रखना चाहिए कि हम हमारे अभी बचे हुए उन जीवन के वर्षों से क्या हम किसी के लिए अपने जीवन का महत्व बन सकते हैं। लगभग इसी अर्थ में साहित्यिक चेष्टा और जीवन चेष्टा को अपने लिए अविभाज्य पाता हूँ, और लेखक इसीलिए साहित्यिक चेष्टा और जीवन चेष्टा को एक अपने जीवन का अविभाज्य अंग पाते हैं।